नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों मैं हूं कुंदन जायसवाल और मैं आज भी आपके साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों यहाँ जो भी करंट अफेयर्स पे मैं चर्चा करने वाला हूं वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम हर एक करंट अफेयर्स को डिटेल में चर्चा करने वाले हैं ताकि उससे किसी भी तरीके का अगर सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं तो वह आपसे नहीं छूटे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कंसंट्रेट माइंड से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कंसंट्रेट माइंड से वीडियो को नहीं देखा या नहीं सुना तो शायद कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपसे मिस हो सकते हैं और उनसे आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन से करंट अफेयर्स पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहला न्यूज है अपॉइंटमेंट से कि आईडीबीआई बैंक ने फिर से सैमुअल जोसेफ जेवाराज को नियुक्त किया है। अब आईडीबीआई बैंक ने जो इन्हें नियुक्त किया है वो किस पोस्ट पे नियुक्त किया है, कितने जो है टर्म के लिए नियुक्त किया है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो इन्हें जो आईडीबीआई बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे नियुक्त किया गया है और इनकी ये जो अपॉइंटमेंट है ये री अपॉइंटमेंट है, यानी इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है और इन्हें फिर से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। आप इसे याद रखिएगा, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। और दोस्तों इनकी नियुक्ति जो है वो सितंबर 20, 2022 से इफेक्टिव हो जाएगी, यानी इस बीच में इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो आरबीआई के पास भेजा जाएगा और उनके द्वारा उसे अप्रूव किया जाएगा। अब इनके कुछ प्रीवियस वर्क के बारे में बात कर ले तो ये जो है 1998 से लेकर 2019 तक इन्होंने एक्जिम बैंक में काम किया हुआ है, यानी इनके पास बैंकिंग का काफ़ी अच्छा अनुभव है और इसी कारण जो है इन्हें आईडीबीआई बैंक के डीएमडी यानी कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और फिर से इन्हें नियुक्त किया गया है। अब हम आईडीबीआई बैंक के बारे में थोड़ी चर्चा कर ले तो इस बैंक की जो फाउंडेशन की गई थी वो 1 जुलाई 1964 में की गई थी और इसके जो अभी सीईओ है उनका नाम है राकेश शर्मा। दोस्तों आईडीबीआई बैंक वही बैंक है जो आप केबीसी देखते हैं और अमिताभ बच्चन जब किसी को कैश रिवार्ड देते हैं जिस बैंक के माध्यम से वो ट्रांसफर करते हैं वो आईडीबीआई ही बैंक है। उसी बैंक की यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022 मनाया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डे है और ये डे कब मनाया गया है, इसके थीम क्या रहे हैं, इन सब बातों पे हम चर्चा करते हैं। हर साल जो है 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसे मनाने के पीछे का मकसद यही है कि लोगों को लिटरेसी के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को बताया जाना, लोगों को समझाया जाना और इसके बारे में लोगों को इसे याद दिलाना कि लिटरेसी यानी कि आप लिटरेट होना आपके लिए कितनी जो है ज़रूरत है और कितनी बड़ी जो है समस्या का समाधान लिटरेसी के माध्यम से हो सकता है। और इसके साथ साथ जब आप लिटरेट होते हो तो आप अपने ह्यूमन राइट को भी समझते हो। जब तक आप लिटरेट नहीं हो आप अपने ह्यूमन जो भी आपके राइट जो भी प्रोवाइड किए गए हैं आप उसे नहीं समझ पाते हैं। सो आपको लिटरेट होना जरूरी है और इसी जो है मकसद से हर साल जो है 8 सितंबर को यूनेस्को के द्वारा जो है पूरे विश्व में इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल की जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। इस थीम को याद रखिएगा, थीम से सवाल बन सकते हैं। और अगर हम भारत में लिटरेसी रेट की बात कर ले तो 2018 में जो इसकी रिपोर्ट निकाली गई थी उस समय भारत की लिटरेसी रेट 77.7% दर्ज की गई है और अगर 2011 की बात कर ले तो उस समय भारत की लिटरेसी रेट 73% थी, यानी कुछ परसेंट का इजाफा जो है लिटरेसी रेट में भारत में हुआ है। और जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है तो वो हमारे देश के केरल में है। ठीक है, अब अगर हम अपने देश के मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट की बात कर ले तो हमारे देश में जो मेल की लिटरेसी रेट है वो 82.4% है और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो 65.8% है। और ये जो लिटरेसी रेट है ये 2018 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट है। इस रेट को आप अच्छे से याद कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि पहली जो है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की
पेटेंट मिल चुकी है। और ये पेटेंट किसे मिला है और कहां मिला है और ये किस तरह का रॉकेट इंजन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की जो पेटेंट जो दिया गया है वो हमारे भारत देश के प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप जिसका नाम अग्निकुल कॉस्मोस है, इसे दिया गया है। यानी इसने इस पेटेंट को जीत लिया है। और अब जो है हमारे देश में ही अब 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और ये किसके द्वारा की जाएगी? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा की जाएगी। और जो हमारे देश में वर्ल्ड की फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण किया जा रहा है उसका नाम है अग्निलेट, इसे याद रखिएगा। और ये जो इंजन का निर्माण किया जा रहा है वो अग्निकुल कॉस्मोस जो है प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप के द्वारा ही किया जा रहा है। अच्छा, इस पेटेंट के लिए जो प्रदर्शन किया गया था वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस 2021 दुबई में किया गया था। और यहाँ पे जो है स्पेस से रिलेटेड काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ था। इसी इवेंट में ये पेटेंट जो है अग्निकुल कॉस्मोस ने जीता है। ठीक है, और अगर हम अग्निकुल कॉस्मोस के को फाउंडर और सीईओ के नाम अगर हम जानना चाहें तो उनका नाम है श्रीनाथ रविचंद्रन। ये अग्निकुल कॉस्मोस के अभी करेंट सीईओ और को फाउंडर भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि हमारे भारत देश के वेस्ट बंगाल को टूरिज्म के लिए अवार्ड मिला है। अब ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है और बेसिकली ये अवार्ड क्यों दिया गया है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो वेस्ट बंगाल को अवार्ड दिया गया है उस अवार्ड का नाम है वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड्स। और इस अवार्ड को जो है पूरे वर्ल्ड में बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए दिया गया है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो इसे पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर एसोसिएशन के द्वारा इसे वेस्ट बंगाल को अभी जो है इसकी घोषणा की गई है कि ये अवार्ड वेस्ट बंगाल को दिया जाएगा। और इसके लिए एक जो है डेट तय की गई है, यानी कि इस अवार्ड के लिए इन्हें बर्लिन नेक्स्ट ईयर जो है इन्हें इस खिताब से नवाजा जाएगा वेस्ट बंगाल को। और अगर हम इस जो है ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले जिसके द्वारा ये अवार्ड की घोषणा की गई है वो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस अवार्ड की घोषणा की है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम फाउंडेशन की बात कर ले तो इसकी फाउंडेशन 1998 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है कि महानगर गैस लिमिटेड के नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई है। अब हम देखते हैं कि महानगर गैस लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं, उनका प्रीवियस वर्क क्या रहा है और ये किस तरह की कंपनी है। तो जो इसके नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है महेश विश्वनाथन अय्यर। और ये महानगर गैस लिमिटेड जो कि एक स्टेट रन गैस यूटिलिटी कंपनी है जो हर एक राज्यों में गैस का सप्लाई करती है, इस कंपनी के ये नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इनके अगर प्रीवियस वर्क की बात कर ले तो पिछले मंथ तक ये गेल के डायरेक्टर के रूप में ये कार्यरत थे और अभी जो है इन्हें महानगर गैस लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और महानगर गैस लिमिटेड जो है वो गेल का एक जो है प्रोमोटर है। ठीक है, थोड़ी सी अगर महेश विश्वनाथन अय्यर जी की बात कर ली जाए तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और इनके पास ऐसे फील्ड में 36 इयर्स के भी एक्सपीरियंस है। और महानगर गैस लिमिटेड जो है ये बेसिकली एक इंडियन नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हर एक राज्यों में ये गैस का सप्लाई करते हैं। और इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो 8 मई 1995 को रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि इंडिगो ने अपने नए सीईओ के नियुक्ति कर दी है, यानी कि इसके नए सीईओ कौन बने हैं और इन्होंने किसकी जगह ली है, इसके बारे में थोड़े जान लेते हैं। तो जो इंडिगो के नए सीईओ बने हैं उनका नाम है पेट्रस जोहान्स थियोडोरस एल्बर्स और इन्हें शॉर्ट फॉर्म में पीटर एल्बर्स भी बोला जाता है। ये इंडिगो के अभी हाल ही में नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इनके पास अगर हम बात कर ले तो एविएशन इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा अनुभव है और इनके इसी अनुभव के लिए जो है ये इंडिगो के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और अगर हम इससे पहले इनके कुछ वर्क की बात कर ले तो इससे पहले ये डच एयरलाइंस में चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि सीईओ के रूप में ये कार्यरत थे। और इन्होंने जिसका स्थान लिया है उनका नाम है रोनोजय दत्ता। इन्होंने रोनोजय दत्ता का जगह लिया है इंडिगो के सीईओ के रूप में। और इंडिगो के जो पहले सीईओ रहे हैं उनका नाम है ब्रूस
SB, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि छत्तीसगढ़ में 3 नए जिलों का निर्माण किया गया है। अब जानते हैं कि वो 3 कौन नए जिले हैं और इस 3 नए जिलों के निर्माण से छत्तीसगढ़ के टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो 3 नए जिलों की निर्माण की गई है वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के द्वारा की गई है। और जो 3 नए जिले हैं उनका नाम है मोहल्ला, मानपुर, अंबारगढ़, चौकी। और इसकी जो इनॉग्रेशन की गई थी वो 2 सितंबर को की गई थी। दूसरा जिला है सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और तीसरा जिला है खैरागढ़, चुइकादान, गंडा। ये जो है तीनों जिलों, यानी ये तीनों जिलों बोला हूं, इसे कट कर दीजिए। और इस दोनों जिलों का जो इनॉग्रेशन किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा वो 3 सितंबर को किया गया है। और इस तरह जो है छत्तीसगढ़ में जो टोटल अब नए जिलों की संख्या जो हो जाएगी वो 31 हो जाएगी, यानी कि टोटल छत्तीसगढ़ में अब 31 जिले हो चुके हैं। इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक ग्रैंड स्टैचू का अभी हाल ही में इन्होंने अनावरण किया है। अब देखते हैं कि इस स्टैचू की वजन कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है और इसका अनावरण जो किया गया है वो कहाँ किया गया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 फीट ऊंचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू का जो अनावरण किया है वो इंडिया गेट के पास में किया है। और ये जो आपको स्टैचू है ये बेसिकली एक जेट ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है और इसे एक सिंगल मोनोलिथिक जो है पत्थर से काट कर इसका निर्माण किया गया है। और इसकी जो टोटल वेट बताई जा रही है वो 280 मेगा टन की वेट है। और इस स्टैचू का निर्माण वहीं किया जा रहा है जहां कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम स्टैचू का अनावरण किया था, यानी कि इंडिया गेट के पास। और इसे एक कैनोपी के अंदर में जो है इसका निर्माण किया गया है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राज्य पथ का नाम बदल के अब कर्तव्य पथ रख दिया गया है। राज्य पथ वही है जो जहां पे रिपब्लिक डे की परेड जो है ऑर्गेनाइज की जाती है, उस रास्ते को राजपथ बोलते हैं जो इंडिया गेट तक जाता है। और उस राजपथ का नाम अब जो है नया नाम कर्तव्य पथ होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक खिलाड़ी है जिनका नाम है फ्रांसिस टियाफो और इन्होंने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। अब ये कहाँ के खिलाड़ी है, इन्होंने क्या नया कीर्तिमान अपने देश के लिए रचा है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये अमेरिका के जो है ये टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने यूएस ओपन का जो अभी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है न्यूयॉर्क में, उसमें ये सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और 2006 के बाद जो है यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले ये पहले अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। यानी कि 2006 के बाद कोई ऐसा अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी नहीं है जिसने सेमीफाइनल तक जो है अपना कदम रखा हो। और ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सेमीफाइनल के मैच को भी अब ये खेलेंगे। और इन्होंने जिसको हराकर सेमीफाइनल में ये पहुंचे हैं उनका नाम है एंड्रे रूबलेव और ये भी काफ़ी जो है वर्ल्ड फेमस टेनिस के खिलाड़ी है। इन्होंने इनको हराकर जो है यूएस ओपन के सेमीफाइनल में ये पहुंच गए हैं। और अगर हम इनसे पहले की बात कर ले, यानी 2006 से पहले कौन ऐसे अमेरिकन हैं जिन्होंने यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे, तो उनका नाम है एंडी रॉडिक। और ये लास्ट ऐसे यूएस टेनिस प्लेयर है जो यूएस ओपन, जो कि एक टेनिस का जो टूर्नामेंट का एक ग्रैंड स्लैम होता है, उसके ये लास्ट ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन। और इस जो है ग्रैंड स्लैम का ग्रैंड स्लैम में ये पहुंचने वाले पहले अमेरिकन स्पोर्ट्स पर्सन थे। और इनके साथ साथ अगर हम बात कर ले तो इन्होंने 2003 में जो यूएस ओपन हुआ था उसमें इन्होंने जो है अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। यानी कि इन्होंने सिंगल कैटेगरी में इस खिताब को अपने देश के लिए नाम किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ ये है कि यहाँ पे एक नाम है टीवी शंकरा नारायणन और इनकी जो है हाल ही में मृत्यु हो गई है। अब जानते हैं कि ये कौन है। तो टीवी शंकरा नारायणन जो है ये
कर्नाटक के बहुत बड़े संगीतकार है, इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हो गई है और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से 2003 में सम्मानित किया गया था। और इस अवार्ड के साथ साथ इन्हें 2003 में म्यूजिक एकेडमी की जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, संगीत कला निधि अवार्ड, उससे भी इन्हें जो है सम्मानित किया गया था और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। ऐसा माना जाता है कि जो मदुरई मनी अय्यर स्टाइल है संगीत का, उसके जो है ये एक टॉर्च बियरर के रूप में, ये प्रवर्तक के रूप में, यानी उस जो है म्यूजिक स्टाइल को आगे बढ़ाने के जो है रूप में ये कार्य कर रहे थे। तो ये है हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिस पे मैंने चर्चा किया। अब इससे जुड़ी कुछ एमसीक्यू जिस पे आपके साथ जो है हम ये बताना चाहते हैं कि आपके एग्जाम में अब ऐसे करंट अफेयर्स पे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो है कुछ ही एमसीक्यूज पे चर्चा किए जाएंगे, लेकिन अगर आप और भी एमसीक्यूज को पढ़ना चाहते हैं और उसे लगाना चाहते हैं तो आप सरकारी परीक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आप जो है डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज लगा सकते हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है पहला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 का विषय क्या है, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022 का थीम क्या है। तो इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, ये होगा इसका सही जवाब। दूसरा है पैसिफिक स्पेस जर्नी राइटर्स एफिलिएशन द्वारा किस भारतीय राज्य को वर्ल्ड वाइड ट्रैवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो पश्चिम बंगाल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ में 3 नए जिलों के निर्माण के बाद कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है। अभी जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 3 नए जिलों के निर्माण हुए हैं छत्तीसगढ़ में और उसके बाद जो टोटल जिलों की संख्या हो गई है वो 31 यानी कि 31 हो गई है। तो आप ऐसे एमसीक्यूज को जरूर पढ़ें और जरूर इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में जैसे सवाल बनते हैं उस सवाल को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि इस तरह की आपको वीडियोज हर दिन मिलती रहे और आप अपने एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाते रहें। धन्यवाद।